Hello, everybody. Welcome to Chetan Sharma classes, the world of logics. टॉपिक चल रहा है हमारा एप्लीकेशन द कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन। आज के इस वीडियो के अंदर हम बॉक्स सेकंड कंप्लीट करेंगे और बॉक्स थर्ड कंप्लीट करेंगे। इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो ऑन यूट्यूब देन यू कैन गो टू डिस्क्रिप्शन। यू आर प्रोवाइडेड विद द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन ज्वाइन द चैनल फॉर नोट्स। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखी है द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डेड वेट लॉस। कहता है व्हाट डिटरमाइंस वेदर डेड वेट लॉस फ्रॉम टैक्स इज लार्ज और स्मॉल। कह रहा है जब टैक्स लगेंगे तो डेड वेट लॉस ज़्यादा होगा या कम होगा। द आंसर इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड which measures how much the quantity supplied and quantity demanded responds to change in the prices. इलास्टिसिटी की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं, ठीक है ना भैया। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है कैसे डिमांड या कैसे सप्लाई रिस्पॉन्ड करेगी जब प्राइस के अंदर चेंज आएगा, ठीक है जी। कहता है लेट्स कंसिडर फर्स्ट हाउ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अफेक्ट्स द साइज ऑफ डेड वेट लॉस। ठीक है जी। तो जो भी कंटेंट है वो आपको डायग्राम से ही समझाता हूँ। जो भी बातें लिखी है वो डायग्राम मतलब जब समझाऊंगा तो आपको लिखी हुई बातें आपके लिए बिल्कुल बेसिक हो जाएगा। तो डायग्राम की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। जो इस स्लाइड में लिखा है वो सब डायग्राम में ही मैं कवर कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ बता रहा है पैनल ए देखो, तो डायग्राम ही दिखाना पड़ेगा आपको। ये जी आ गया हमारा डायग्राम। डायग्राम के अंदर देखो डिमांड कर्व हमने एक नॉर्मल बना रखा है, ठीक है ना। और चाहे ए की बात करें चाहे बी की बात करें, डिमांड कर्व नॉर्मल बना रखा है। सप्लाई कर्व जो हमने बना रखा है यहाँ पे इनइलास्टिक नेचर का बना रखा है ए पैनल के अंदर, और बी पैनल के अंदर हमने सप्लाई कर्व इलास्टिक नेचर का बना रखा है। इलास्टिक सप्लाई का मतलब आपको पता ही है कि सप्लाई ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब सप्लाई कम रिस्पॉन्सिव है। ये हम बेसिक चीज़ें पीछे ही कवर कर चुके हैं। अब आप दोनों केसेस के अंदर देखो, चाहे ए केस हो चाहे बी केस हो, दोनों केस में जो टैक्स का वेज है ये वाला अमाउंट, टैक्स का जो वेज है वो दोनों केस के अंदर हमने सेम ही लिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन आप ए पैनल के अंदर देखो, जो डेड वेट लॉस का अमाउंट है ए डायग्राम के अंदर वो कम है एज कंपेयर टू डायग्राम बी, ठीक है ना। डायग्राम बी में डेड वेट लॉस ज़्यादा आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, अगर सप्लाई इन इलास्टिक नेचर की है और डिमांड नॉर्मल है तो जो डेड वेट लॉस का जो कंटेंट आ रहा है वो जब सप्लाई हमारी इन इलास्टिक है तो डेड वेट लॉस का जो कंटेंट है, अमाउंट है, क्वांटम है, वो कम है। लेकिन वहीं अगर सप्लाई हमारी इलास्टिक नेचर की है तो जो डेड वेट लॉस का अमाउंट आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। तो भैया कितना डेड वेट लॉस होगा वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी पे। यहाँ पे हमने ये वाली बात चेक करी है, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा भी हो, आप चेक कर सकते हो। व्हेन सप्लाई इज रिलेटिवली इन इलास्टिक द डेड वेट लॉस ऑफ टैक्स इज स्मॉल, ठीक है। अब एक और डायग्राम यहाँ बना आ रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, बड़े ही ध्यान से देखो, सप्लाई कर्व एक नॉर्मल बना रखा है। पैनल जो सी है यहाँ पे उसके अंदर जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है और पैनल डी के अंदर डिमांड इलास्टिक नेचर की है। टैक्स का वेज दोनों केस में सेम है, ये टैक्स का वेज है, यहाँ भी टैक्स का वेज है। टैक्स का अमाउंट दोनों केस में सेम है, लेकिन आप देख सकते हो जब डिमांड इनइलास्टिक नेचर की है तो डेड वेट लॉस का अमाउंट कम है, लेकिन जब डिमांड इलास्टिक नेचर की है तो डेड वेट लॉस का अमाउंट ज़्यादा है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकला यहाँ तक कि डेड वेट लॉस डिपेंड करता है इलास्टिसिटी पे भी डेड वेट लॉस डिपेंड करता है। अब एक केस स्टडी देख रहे हैं, द डेड वेट लॉस डिबेट, सप्लाई, डिमांड, इलास्टिसिटी, डेड वेट लॉस, ऑल दिस इकोनॉमिक थ्योरी इज़ इनफ टू मेक योर हेड स्पिन। बता रहा है अब आपने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए और आपका दिमाग तो घूम ही रहा होगा, बट बिलीव इट और नॉट, दीज आइडियाज़ आर एट द हार्ट ऑफ अ प्रोफाउंड पॉलिटिकल क्वेश्चंस। प्रोफाउंड का मतलब एक मतलब आपकी नज़र में एक बहुत ग्रेट
How big should the government be? The debate hinges on these concepts because the larger the deadweight loss of taxation, the larger the cost of any government program. अब देखो ये जो लाइन लिखी है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, केस स्टडी करके ही समझ आएगी। अब जो पीछे मैंने अभी आपको डायग्राम कराया है, मैं एक बार आपको वहीं लेके चलता हूँ। मैं स्लाइड को पीछे की तरफ लेके चलता हूँ। ये डायग्राम हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा था। आप दोनों डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने बताया था जो टैक्स का अमाउंट है दोनों डायग्राम के अंदर सेम है। दोनों डायग्राम के अंदर सप्लाई कर्व नॉर्मल नज़र आ रहा है, पर जो सी वाला यहाँ पे डिमांड कर्व है वो हमारा इनइलास्टिक है और डी वाला जो डिमांड कर्व है वो इलास्टिक है। ठीक है, अब आपको पता है जब टैक्स लग जाता है तो भैया आउटपुट लेवल कम हो जाता है। ध्यान से देखना बिल्कुल, जब टैक्स लग जाता है तो आउटपुट लेवल कम हो जाता है। मैं दोनों डायग्राम में कुछ एडिशनल चीज़ें ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। देखो जो सी वाला केस है, यहाँ टैक्स लगने के बाद जो आउटपुट लेवल है हमारा वो ये है। ठीक है, मैं इसको नाम भी दे देता हूँ कुछ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे कि मैंने Q1 नेम दे दिया। ठीक है, और जो डायग्राम डी है, जब वहाँ पे टैक्स लगा है तो आउटपुट लेवल हमारा कुछ ये हो गया है। मैं इसको भी नाम दे देता हूँ Q1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दोनों केस में टैक्स लगने से आउटपुट लेवल कम हो गया है। ठीक है ना, दोनों केस में टैक्स लगा है तो आउटपुट लेवल कम हो गया है। ठीक है ना, अब आप ध्यान से देखो, दोनों केस में जब इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, दोनों केस का मैंने आपको इक्विलिब्रियम आउटपुट दिखा दिया। लेकिन जब आप देखो डिमांड का नेचर इनइलास्टिक है तो जो आउटपुट में फॉल आ रहा है वो कम आ रहा है, लेकिन जो डिमांड का नेचर इलास्टिक है तो आउटपुट में जो फॉल आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। तो हम क्या सीख रहे हैं, ध्यान से देखो, हम ये सीख रहे हैं कि भैया जब डिमांड इनइलास्टिक है इस वाले केस के अंदर, तो गवर्नमेंट अगर टैक्स लगा रही है आउटपुट फॉल तो हो रहा है, सोसाइटी को कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। कॉस्ट का मतलब है जो आउटपुट का लेवल फॉल हो रहा है। ठीक है, और जो डी केस है, जब यहाँ पे टैक्स लग रहा है तब भी सोसाइटी को कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, आउटपुट का लेवल फॉल तो यहाँ भी हो रहा है। लेकिन जब डिमांड इनइलास्टिक है तो आउटपुट का लेवल जो फॉल हो रहा है वो कम हो रहा है, लेकिन जब डिमांड इलास्टिक है तो आउटपुट का लेवल जो फॉल हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब सोसाइटी को ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। अब टैक्स लगने से देखते हैं किस गवर्नमेंट को, मतलब किस केस के अंदर गवर्नमेंट को पैसा ज़्यादा मिल रहा है टैक्स के थ्रू, ज़रा चेक करते हैं। दोनों केस मैंने बना दिए। देखो अब आप देखो, जब आउटपुट का लेवल थोड़ा कम फॉल हो रहा है, मतलब इस वाले केस के अंदर, तो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स की कलेक्शन आ रही है वो ज़्यादा आ रही है। लेकिन जब आउटपुट का लेवल ज़्यादा फॉल हो रहा है तो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स की कलेक्शन आ रही है वो कम आ रही है। ये बात आपको ध्यान से सोच समझ के बता रहा हूँ, केस स्टडी में ये बातें क्लियर हो रही है। आप प्लीज़ ध्यान से देखो। ठीक है ना भैया, देखो दोनों केस के अंदर, चाहे सी वाला केस है चाहे डी वाला केस है, दोनों केस के अंदर आउटपुट लेवल कम हो रहा है, सोसाइटी को कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट। लेकिन सी वाले केस के अंदर गवर्नमेंट के पास टैक्स का लेवल ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है और यहाँ टैक्स का लेवल कम कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक और चीज़ समझो, जो सी वाला केस है, भले ही यहाँ डेड वेट लॉस का अमाउंट, ये वाला अमाउंट डेड वेट लॉस का अमाउंट कम है पर गवर्नमेंट के टैक्सेस का लेवल हाई है। लेकिन जो डी वाला केस है, यहाँ डेड वेट लॉस का अमाउंट क्या है, डेड वेट लॉस का अमाउंट तो ज़्यादा है पर टैक्स का लेवल थोड़ा सा कम है। यही बातें केस स्टडी में बताई जा रही है, बड़े ध्यान से अब आपको समझनी है। ठीक है जी, ज़रा देखते हैं कहता है यहाँ पे, यहाँ से रीड करते हैं। The debate hinges on these concepts because larger the dead weight loss of taxation, जहाँ पे taxation का dead weight loss ज़्यादा है, the larger the cost of any government program, भैया आउटपुट का लेवल ज़्यादा फॉल हो रहा है। If taxation
if taxation entails large dead weight loss, then these losses are a strong argument for a leaner government that does less. That does less का मतलब है कि यहाँ आउटपुट लेवल कम बनाया जा रहा है, बात समझ आ रही है, एंड टैक्सेस लेस, और टैक्स कम लिए जा रहे हैं. अगला बोल रहा है बट इफ टैक्सेस इम्पोज स्मॉल डेड वेट लॉस देन गवर्नमेंट प्रोग्राम आर लेस कॉस्टली. उस समय गवर्नमेंट के प्रोग्राम लेस कॉस्टली है क्योंकि आउटपुट के अंदर कम फॉल आ रहा है देन दे अदरवाइज माइट बी, विच टर्न आर्ग्यूज फॉर मोर एक्सपेंसिव गवर्नमेंट. क्योंकि गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्शन ज़्यादा ले रही है तो बोला जा रहा है गवर्नमेंट हमारे लिए एक्सपेंसिव है, हमसे ज़्यादा टैक्स ले रही है. आगे रीड करते हैं. सो हाउ बिग आर डेड वेट लॉसेज ऑफ टैक्सेशन? Economists disagree on the answer to this question. To see the nature of this disagreement, consider the most important tax in US economy, the tax on labor. रीड करते हैं अब क्या कहता है. कहता है the social security tax, the Medicare tax and much of federal income tax are labor tax. कह रहा है यहाँ पे labor tax लगाए जाते हैं. Many state government also tax labor earning through state income tax. बता रहा है कैसे टैक्स लगाया जाता है लेबर की अर्निंग में, स्टेट इनकम टैक्स लगता है. A labor tax places a wedge between the wage that firm pay and the wage that worker receive. एक वेज क्रिएट हो जाएगा. ठीक है जी. फॉर अ टिपिकल वर्कर, मतलब एक यूजुअल वर्कर की बात करी जाए, इफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लेबर टैक्सेस आर एडेड टुगेदर, the marginal tax rate on labor income, the tax on the last dollar earning is about 40%. कह रहा है सारे टैक्सेस ऐड कर लिए जाए तो 40% का टैक्स लग रहा है लेबर की अर्निंग में. The size of labor tax is easy to determine, but calculating the dead weight loss of this tax is less straightforward. पर इसकी वजह से कितना डेड वेट लॉस आ रहा है वो आसान नहीं है. Economists disagree about whether this 40% labor tax has a small or large deadweight loss. This disagreement arises because economists hold different views about elasticity of labor supply. कह रहा है ये ऐसा इसलिए हो रहा है जो लेबर सप्लाई की इलास्टिसिटी है वो डिफरेंट है. ठीक है जी. अब देखो लेबर सप्लाई कर्व हमें पता है, लेबर सप्लाई हमारी लेबर करती है, लेबर डिमांड कर्व कौन करती है, लेबर डिमांड हमारी फर्म करती है. ठीक है ना जी, हमको पता ही है, हमने पिछली वीडियोस में भी देखा हुआ है. इकोनॉमिस्ट हु आर्ग्यू दैट लेबर टैक्सेस डू नॉट ग्रेटली डिस्टॉर्ट मार्केट आउटकम बिलीव दैट लेबर सप्लाई इज फेयरली इनइलास्टिक. कहता है जो इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि लेबर टैक्सेस जो है हमारे मार्केट आउटकम को इतना डिस्टॉर्ट नहीं करता, मतलब इतना ख़राब नहीं करता, उनका मानना ये है जो लेबर का सप्लाई कर्व है वो इनइलास्टिक नेचर का है. ठीक है. मोस्ट पीपल दे क्लेम वुड वर्क फुल टाइम रिगार्डलेस ऑफ द वेज. इफ सो लेबर सप्लाई कर्व इज ऑलमोस्ट वर्टिकल. ऑलमोस्ट वर्टिकल का मतलब है इनइलास्टिक लेबर सप्लाई कर्व ले रहे हैं. एंड द टैक्स ऑन लेबर हैज़ स्मॉल डेड वेट लॉस. सही बात है. अगर आप लेबर सप्लाई कर्व को इनइलास्टिक बनाओगे, डिमांड कर्व को नॉर्मल बनाओगे तो डेड वेट लॉस का अमाउंट कम आएगा. Some evidence suggests that this may be the case for workers who are in the prime working years and who are the main breadwinners of their families. कह रहा है ये वो लेबर है जो मतलब अपनी प्राइम वर्किंग ईयर्स में और फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सप्लाई कर्व क्या बन गया है, इनइलास्टिक बन गया है. लेबर सप्लाई का सप्लाई कर्व इनइलास्टिक है. आगे देखते हैं. Economists who argue that labor taxes are highly distortionary believe that labor supply curve is more elastic. अगर आप लेबर सप्लाई कर्व को इलास्टिक बना दोगे तो डेड वेज लॉट्स का अमाउंट क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा. आगे बताता है while admitting that some groups of worker may not change the quantity of labor they supply by very much response to change in labor taxes. कह रहा है कुछ लोग लेबर सप्लाई को इतना चेंज नहीं करते जब टैक्स लग जाते हैं. These economists claim that many other group respond more to incentives. कह रहा है लेकिन इंसेंटिव को लेके कुछ ग्रुप रिस्पॉन्ड भी करते हैं. अब वो कौन से ग्रुप है वो बता रहा है. Some worker can adjust number of hours they work, for instance by working overtime. कह रहा है कुछ लोग ओवर टाइम काम करेंगे. The higher the wage rate, the more hours they choose to work. कह रहा है अगर वेज रेट बढ़ेगी तो फिर ये लोग ज़्यादा भी काम करेंगे. कुछ लेबर ऐसे भी हैं.
मैनी फैमिलीज हैव सेकंड अर्नर्स, कह रहा है कुछ फैमिली में कुछ सेकंड अर्नर्स भी होते हैं, जैसे कि बच्चे हो गए, मैरिड वुमेन हो गई, ठीक है ना भैया। अब ये क्या सोचते हैं, कहता है व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू टेक अ जॉब दीज सेकंड अर्नर्स कंपेयर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एट होम विद द वेज दे कुड अर्न। वो कंपेयर करते हैं, जो सेकंड अर्नर्स है वो देखते हैं कि जो घर में रहने के बेनिफिट्स है उसको कंपेयर करते हैं उन्हें कितनी वेज मिलेगी। मैनी ऑफ द एल्डरली कैन चूज व्हेन टू रिटायर एंड देयर डिसीजन आर पार्टली बेस्ड ऑन द वेज। भाई वेजेस पे डिपेंड करता है उन्हें कब रिटायर होना है। वंस दे आर रिटायर द वेज डिटरमाइंस देयर इंसेंटिव टू वर्क पार्ट टाइम। अगर एक बार वो रिटायर हो जाएंगे तो वेजेस से पता लगेगा कितनी वेज मिल रही है, उस हिसाब से वो काम करेंगे। Some people consider engaging in illegal economic activity such as the drug trade or working at the jobs that pay under the table to evade taxes। कुछ भैया illegal activity में लग जाएंगे। Economists call this all underground economy. In deciding whether to work in the underground economy or at legitimate job, these political criminals compare what they can earn by breaking the law विद द वेज दे कैन अर्न लीगली। फिर ये लोग भी देखते हैं कि भैया इलीगल काम करके कितना कमाएंगे और लीगल काम करके कितना कमाएंगे। इन ईच ऑफ दीज केसेस, जो भी हमने केसेस पढ़े, द क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाई रिस्पॉन्ड टू द वेज। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाई वेज से रिस्पॉन्ड करती है। दस दीज वर्कर डिसीजंस आर डिस्टॉर्टेड व्हेन द लेबर अर्निंग एंड टैक्स। अगर इन वर्कर्स की, जिनकी अभी हमने बात करी है, इनकी जो लेबर सप्लाई है वो डिस्टॉर्ट होती है, बोल रहा है। दस दीज वर्कर डिसीजंस आर डिस्टॉर्टेड व्हेन लेबर अर्निंग आर टैक्स। अगर फिर इन वर्कर की जो मतलब जो डिसीजन है वो मतलब उन पे प्रभाव पड़ेगा जब इनकी अर्निंग पे टैक्स लगाया जाएगा। अब जब टैक्स लग जाएगा तो कहता है लेबर टैक्सेस इनकरेज वर्कर टू वर्क फ्यूअर आवर्स। अब टैक्स लग जाएंगे तो वो कम काम करेंगे, पैसे तो कम मिल रहे हैं। सेकेंड अर्नर्स टू स्टे एट होम। जो बच्चे हैं, जो मैरिड वुमेन है, वो घर में ही रहेगी, इतनी तनख्वाह तो मिल नहीं रही है क्योंकि टैक्स लग जा रहा है। द एल्डरली टू रिटायर अर्ली। एल्डरली भैया जल्दी रिटायर हो जाएंगे। एंड अनस्क्रूपलस टू एंटर अंडरग्राउंड इकोनॉमी। और वो अंडरग्राउंड इकोनॉमी में काम करेंगे, बेकार के काम करेंगे, इलीगल। The debate over the distortionary effect of labor taxation persists to this day. Indeed, whenever you see two political candidates debating whether the government should provide more services or reduce the tax burden, keep in mind that part of disagreement may rest on different views about the elasticity of labor supply and deadweight loss of taxation. अब ये वाली बात बड़े ही ध्यान से सुननी है। इंडीड का मतलब है वास्तव में, हकीकत में। वेन एवर यू सी टू पॉलिटिकल कैंडिडेट्स डिबेटिंग वेदर द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड मोर सर्विसेज। अब देखना पड़ेगा गवर्नमेंट ज़्यादा सर्विसेज दे, मतलब गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा करे, और रिड्यूस द बर्डन ऑफ टैक्स बर्डन, या वो टैक्स का बर्डन कम करे। इस समय आपको क्या ध्यान में रखना है, कीप इन माइंड दैट part of disagreement may rest on different views about elasticity of labor supply। आपको ध्यान में रखना है एक तो elasticity of labor supply और साथ में dead weight loss of taxation को भी आपको ध्यान में रखना है। देखो elasticity of labor supply से यही बोला जा रहा है, अगर आपको पता है elasticity labor supply की inelastic है तो भैया क्या होगा उस केस के अंदर, उस केस के अंदर हमारा इनइलास्टिक के केस के डेड वेट लॉस तो कम होगा, डेड वेट लॉस तो हमारा कम होगा, आउटपुट भी कम बनेगा, पर फिर गवर्नमेंट उस समय आपसे टैक्स क्या ले रही होगी, ज़्यादा ले रही होगी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर दोबारा बता दूं, अगर आप डायग्राम अपनी कॉपी पेन लेके बनाओगे या पीछे का डायग्राम देखोगे, अगर लेबर सप्लाई इनइलास्टिक है तो डेड वेट लॉस का अमाउंट कम है, सोसाइटी को कॉस्ट भी कम बियर करनी पड़ती है क्योंकि आउटपुट भी थोड़ा सा ही कम होगा, और जो पर इस केस के अंदर जो गवर्नमेंट का टैक्स का रेवेन्यू है वो ज़्यादा कलेक्ट गवर्नमेंट आपसे करेगी। तो आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है, ये केस स्टडी हमें यही बता रही है। ठीक है जी। टॉपिक है डेड वेट लॉस एंड टैक्स रेवेन्यू एज टैक्सेस वेरी। जब टैक्सेस चेंज आएंगे तो कैसा डेड वेट लॉस रहेगा और कैसा टैक्स रेवेन्यू रहेगा उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में बता रहा है भैया गवर्नमेंट के टैक्सेस लंबे पीरियड तक सेम नहीं रहती, गवर्नमेंट किसी टैक्स को बढ़ाती है, किसी को कम करती है। तो हम देख रहे हैं जब साइज़ ऑफ टैक्स चेंज होगा तो डेड वेट लॉस और टैक्स रेवेन्यू में क्या फ़र्क
आएगा। 3 किस्म के टैक्सेस है, स्मॉल है, मीडियम है और लार्ज है। ठीक है जी। और जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई कर्व है वो हमारे कांस्टेंट है, बोला जा रहा है यहाँ पे। फिर बोलता है द डेड वेट लॉस क्या है, द रिडक्शन इन टोटल सरप्लस, जो टोटल सरप्लस के अंदर फॉल आ गया है, डैट रिजल्ट्स व्हेन टैक्सेस रिड्यूस द साइज ऑफ द मार्केट बिलो द ऑप्टिमम, क्योंकि टैक्स लगने से साइज ऑफ मार्केट कम हो गया, मतलब आउटपुट हमारा कम बन रहा है। ठीक है ना। इक्वल्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड कर्व, और डेड वेट लॉस क्या है, जो एरिया आ रहा है डिमांड एंड सप्लाई कर्व के बीच में, जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है डिमांड एंड सप्लाई कर्व के बीच में। ठीक है जी। अब क्या देख रहे हैं, बता रहा है भैया पैनल ए जो है उसमें टैक्स का स्मॉल अमाउंट है। ठीक है ना भैया। फिर पैनल बी में टैक्स बढ़ा। ठीक है जी। फिर पैनल सी में और टैक्स बढ़ता चला गया। रीड भी कर लेते हैं। फॉर द स्मॉल टैक्स इन पैनल ए द एरिया ऑफ डेड वेट लॉस इन ट्राइंगल इज़ क्वाइट स्मॉल। कह रहा है जब टैक्स का अमाउंट स्मॉल था तो डेड वेट लॉस भी स्मॉल है, बट एज साइज ऑफ टैक्स राइजेस, फिर टैक्स का साइज बढ़ा पैनल बी में एंड सी में। फिर बता रहा है द डेड वेट लॉस ग्रोज लार्जर एंड लार्जर। तो जैसे जैसे टैक्स का साइड बढ़ता जा रहा है डेड वेट लॉस भी बढ़ता नज़र आ रहा है, ये बताया गया है। दिखाता हूँ डायग्राम में। 3 डायग्राम है, स्मॉल टैक्स, मीडियम टैक्स, लार्ज टैक्स। टैक्स का अमाउंट ये हो गया स्मॉल, मीडियम, लार्ज। आप देख सकते हो टैक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है डेड वेट लॉस का एरिया भी बढ़ता जा रहा है, आपको साफ नज़र आ रहा है। यही बातें अभी तक हमने रीड करी है। फिर यहाँ देखते कहते हैं इंडीड, हकीकत में द डेड वेट लॉस ऑफ टैक्सेस राइजेज इवन मोर रैपिडली देन द साइज ऑफ टैक्स। टैक्स के साइज जैसे बढ़ रहा है पर डेड वेट लॉस है उसका साइज तो और रैपिडली बढ़ता नज़र आ रहा है। दिस अकर्स बिकॉज द डेड वेट लॉस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ इट्स साइज। नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही है, बचपन में आपने सीखा हुआ है। फिर आगे बता रहा है एग्जाम्पल देखें, कह रहा है इफ़ वी डबल द साइज ऑफ टैक्स फॉर इंस्टांस, अगर हम डबल कर दे साइज ऑफ टैक्स तो क्या होगा, द बेस एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल डबल, सो डेड वेट लॉस राइजेज बाय फैक्टर 4। और कह रहा है इफ़ वी ट्रिपल द साइज ऑफ टैक्स द बेस एंड हाइट ट्रिपल, सो द डेड वेट लॉस राइजेज बाय फैक्टर 9। ठीक है, नॉर्मल सी बातें हैं, मैथमेटिक्स की नॉर्मल सी बातें आपको पता ही है। ठीक है जी। अब मुद्दे की तरफ चलते हैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ हम मूव करते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्या समझा रहा है, मैं पहले वो आपको समझाता हूँ। ठीक है जी। यहाँ रीड करते हैं पहले। द गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू इज द साइज ऑफ टैक्स टाइम्स द अमाउंट ऑफ द गुड सोल्ड। सही बात है, आपको बताइए टैक्स का रेवेन्यू कैसे निकलते हैं, जितना भी टैक्स लगा उसको आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दो। एज द फर्स्ट 3 पैनल्स ऑफ फिगर 6 शोज, टैक्स रेवेन्यू इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड कर्व। फॉर द स्मॉल टैक्स पैनल ए में टैक्स रेवेन्यू स्मॉल आ रहा है। एज द साइज ऑफ टैक्स इंक्रीजेस फ्रॉम पैनल ए टू पैनल बी, टैक्स रेवेन्यू ग्रो हुआ, बट एज द साइज ऑफ टैक्स इंक्रीजेस फर्दर फ्रॉम पैनल बी टू पैनल सी, टैक्स रेवेन्यू फॉल्स बिकॉज हायर टैक्स ड्रास्टिकली रिड्यूसेस, ठीक है ना, द साइज ऑफ द मार्केट। अब ये बात समझनी है। अब आप देखो पैनल ए में टैक्स का साइज आपको पता ही है कितना है, तो डेड वेट लॉस भी नज़र आ रहा है। पैनल बी में टैक्स का साइज बढ़ा तो भैया डेड वेट लॉस का अमाउंट भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पैनल सी में क्या हो रहा है, टैक्स का अमाउंट और ज़्यादा बढ़ रहा है तो डेड वेट लॉस का अमाउंट भी हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये बातें हमारी सारी की सारी क्लियर है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अब इस मुद्दे को सुनो ध्यान से। टैक्स का अमाउंट पैनल ए में जब हमारा कम था तो कुछ टैक्स रेवेन्यू आ रहा था, पैनल बी में हमारा टैक्स का अमाउंट बढ़ा तो टैक्स का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, ये रेवेन्यू बढ़ गया। पैनल सी के अंदर टैक्स का अमाउंट बढ़ा, टैक्स का रेवेन्यू कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टैक्स की वजह से जो आउटपुट है वो Q1 से फॉल होकर कहाँ पहुंच गया, Q2 पे पहुंच गया। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई है, आउटपुट कम बन रहा है, ये बात बोली जा रही है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। टैक्स के बढ़ने से डेड वेट लॉस तो बढ़ता नज़र आ रहा है, टैक्स के बढ़ने से गवर्नमेंट का टैक्स का रेवेन्यू पैनल ए से पैनल बी में तो बढ़ा लेकिन पैनल सी में कम हो गया, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो ये सारी बातें थी, मैंने आपको बता दी।
अब जो रीड करोगे नॉर्मल सी बात है, आपको समझ आएगी। ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप बता रहा है, किसके बीच में बताए थे, बता ही चुका हूँ मैं, बस ग्राफिकली बताया जा रहा है। देखो यहाँ पे टैक्स साइज़ ले रखा है और यहाँ पे डेड वेट लॉस ले रखा है। तो टैक्स का जैसे जैसे टैक्स का साइज़ बढ़ रहा है ना भाई, हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं एक्स एक्सेस में, टैक्स का साइज़ हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेड वेट लॉस का अमाउंट भी हमें क्या नज़र आ रहा है, बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं डेड वेट लॉस में भी ना, तो डेड वेट लॉस भी हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट टैक्स, टैक्स का अमाउंट जब स्टार्टिंग में बढ़ रहा है तो ठीक है भैया, हमारा जो टैक्स का रेवेन्यू गवर्नमेंट का वो भी हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, जब हद से ज़्यादा आपने टैक्स का अमाउंट बढ़ा दिया तो टैक्स का रेवेन्यू हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो बोला गया लेफर्स कर्व, लेफर जी हमारे इकोनॉमिक्स का नाम है, तो उसके नाम से ही यहाँ पे नाम दिया गया है लेफर कर्व, बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो लेफर कर्व क्या बता रहा है, टैक्स साइज और टैक्स रेवेन्यू के बीच में रिलेशन हमें बता रहा है। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा एंड होता है। अब मैं आपको एक बात और बता दूँ, ठीक है। देखो आप ये वाले डायग्राम को चेक करो, इस वाले डायग्राम में आप चेक करो, जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो एक बच्चा कहता है सर टैक्स का साइज़ बढ़ रहा है, डेड वेट लॉस का साइज़ भी अगर बढ़ रहा है, तो जो कर्व है वो इस तरीके से क्यों नहीं जा रहा, ठीक है ना। देखो मैं इसके पीछे का आपको लॉजिक बताता हूँ। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब टैक्स इतना था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो डेड वेट लॉस इतना था, ठीक है। अब जब हमने टैक्स के साइज़ को डबल कर दिया, अब हमने टैक्स के साइज़ को डबल कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक कर दिया, ठीक है। तो जब टैक्स के साइज़ को हमने डबल करा तो जो डेड वेट लॉस है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, ये हम पीछे चेक कर चुके हैं। तो इसलिए जो डेड वेट लॉस के अंदर इंक्रीज़ आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया, तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ा तो कुछ शेप इस तरीके की आ रही है। क्योंकि जब हम टैक्स को बड़ा करते हैं, डबल करते हैं बेसिकली, तो जो ट्राइंगल का बेस और हाइट है वो भी क्या हो जाती है, हमारी डबल हो जाती है। तो जो ट्राइंगल का जो एरिया आता है, जो नया डेड वेट लॉस का जो ट्राइंगल बनेगा हमारा, उसका एरिया भी क्या आएगा, उसका एरिया भी ज़्यादा आएगा, इसलिए डेड वेट लॉस बढ़ जाएगा। तो डेड वेट लॉस कंसिडरेबल अमाउंट से हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए ये डायग्राम की जो शेप है कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है जी। तो ये बात बतानी थी, ये बात भी इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको जो शेप है उसको लेके कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब एक केस स्टडी देखते हैं जो लेफर कर्व पे बेस्ड है। टॉपिक का नाम है द लेफर्स कर्व एंड सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। बड़े ध्यान से सुननी है, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। केस स्टडी करने के बाद हमारा लेफर कर्व के ऊपर कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कहता है वन डे इन 1974 इकोनॉमिस्ट आर्थर लूथर sat in Washington restaurant with some prominent journalists and politicians। बता रहा है आर्थर लूथर, बता रहा है भैया वो वॉशिंगटन में किसी रेस्टोरेंट में बैठा था जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस के साथ। He took out a napkin and drew a figure on it to show how tax rate affects tax revenue। उसने भैया एक फिगर बना के समझाना चाहा कि कैसे टैक्स रेट रेवेन्यू को अफेक्ट करता है। It looked much like panel E of our figure 6। Laffer then suggested that United States was on the downward sloping side of this curve। उसने बताया जो हमारा लेफर कर्व है, आपको पता है पहले वो अपवर्ड जाता है फिर डाउनवर्ड जाता है। उसने बताया जो यूनाइटेड स्टेट है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग साइड ऑफ दिस कर्व पे बैठी हुई है। टैक्स रेट वर सो हाई ही आर्ग्यूड दैट रिड्यूसिंग दैम माइट एक्चुअली इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू। उसने बोला भैया टैक्स रेट को कम करो तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ठीक है जी भैया। क्योंकि वो लेफर कर्व की कौन सी साइड में बैठे हुए हैं, डाउनवर्ड वाली साइड में बैठे हुए हैं। मैं आपको डायग्राम से भी दिखाता हूँ, ये देखो कहीं इस वाली साइड पे बैठे हैं, मतलब ये हमारा लेफर्स कर्व है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे।
तो उसने बताया भैया आप कहीं ना लेफर कर्व की ना इस वाले जोन पे बैठे हुए हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप टैक्स इम्पोज कर रहे हो तो आपका टैक्स का साइज कम हो रहा है। देखो जैसे ऐसे जो ये वाली साइड है लेफर कर्व की, इस तरफ वाली साइड, ये साइड हमें क्या शो करती है, ये साइड हमें बताती है कि अगर आप टैक्स के रेवेन्यू को टैक्स के साइज को अगर आप लोग बढ़ा रहे हो तो आपका जो टैक्स का रेवेन्यू है वो कम होता नज़र आ रहा है। आप चेक करो, पहले यहाँ पे इतना रेवेन्यू है, फिर और टैक्स का साइज बढ़ेगा तो रेवेन्यू का अमाउंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है नहीं। आगे हमारे हम मैंक्यू पे, मोस्ट इकोनॉमिस्ट वर स्पेक्टिकली ऑफ लेफर सजेशन। अब भाई उन्हें मतलब 100% विश्वास नहीं हुआ। दे एक्सेप्टेड द आइडिया दैट अ कट इन टैक्स रेट कुड इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू एज अ मैटर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, बट दे डाउटेड वेदर इट वुड डू सो इन प्रैक्टिस। उन्हें लगा भैया ठीक है, अगर हम टैक्स रेट को कम करेंगे तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा, पर उन्हें लगा क्या हकीकत में ऐसा होगा प्रैक्टिस के दौरान। There was scant evidence for Laffer's view that US tax rate had in fact reached such extreme level. कुछ सेंट एविडेंस थे, मतलब इतने परफेक्ट नहीं थे, पर कुछ एविडेंस थे कि जो यूएस का लेफर कर्व है, अगर टैक्स की बात करी जाए तो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है, टैक्स आपने काफ़ी बढ़ा दिया है। Nonetheless, मतलब in spite of that, the Laffer curve captured the imagination of Ronald Reagan. David Stockman, budget director in the first Reagan administration, offered the following story. अब एक स्टोरी बताई गई, ठीक है ना भैया। तो वो स्टोरी क्या है वो उसको चेक करते हैं। स्टोरी क्या थी, कहते हैं रीगन हैड वंस बीन ऑन द लेफर कर्व हिमसेल्फ। रीगन भी भाई एक बार लेफर कर्व मतलब लेफर कर्व पे ही था। I came into the big money making pictures during World War II. He would always say, उसने बोला भैया मतलब इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कुछ ऐसी फिल्म उसने प्रोड्यूस करी वर्ल्ड वार टू में बिग, जिससे खूब पैसा आया। He would always say, as I'm sorry, at that time the wartime income सरटैक्स हिट 90%। उन्होंने बताया भाई उस टाइम पे जो इनकम टैक्स चल रहा था वो 90% पे पहुंच चुका था। यू कुड ओनली मेक 4 पिक्चर्स एंड देन यू वर इन द टॉप ऑफ द ब्रैकेट। कह रहा है हम केवल मतलब 4 मूवीज़ बनाओ और आप टॉप पे आ जाओगे, मतलब कुछ टाइम काम करो तो आप टॉप पे आ जाओगे। ही वुड कंटिन्यू, सो वी ऑल क्विट वर्किंग आफ्टर 4 पिक्चर्स एंड वेंट ऑफ टू द कंट्री। ठीक है, फिर हम 4 पिक्चर्स पे काम करना स्टार्ट हो गए, ठीक है ना, और फिर कंट्री से हम चले जाएंगे। ये सोचा मतलब कुछ टाइम तक अच्छा कर लो तो फिर तो बढ़िया ही है, मतलब ये बोला जा रहा है स्टेटमेंट के द्वारा। हाई टैक्स रेट कॉज लेस वर्क, लेकिन क्या हुआ जब टैक्स रेट बढ़ा दिया तो लोगों ने काम करना छोड़ दिया। लो टैक्स रेट कॉस्ट मोर, अगर टैक्स का रेट कम है तो भैया लोग ज़्यादा काम करेंगे, ये बोला जा रहा है। हिज एक्सपीरियंस प्रूव्ड, उसके तजुर्बे से ये पता लगा हमें, ठीक है ना। ये आप जान चुके हो, टैक्स का रेट अगर कम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था, लेकिन एक्सट्रीम टैक्स अगर बढ़ा दोगे तो लोग काम करना छोड़ देंगे, आउटपुट कम हो जाएगा। When Reagan ran for president in 1980, he made cutting taxes part of his platform. उसने बोला भाई टैक्स को कम करो। Reagan argued that taxes were so high that they were discouraging hard work and thereby depressing income. कह रहे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब लोग काम नहीं कर रहे हैं और इनकम भी कम हो रही है। He argued that lower tax would give people more incentive to work, which in turn would raise economic well-being. कह रहा है भैया अगर टैक्स का रेट कम होगा तो लोग ज़्यादा काम करेंगे, लोगों को इंसेंटिव की तरह, लोग इसको एक इंसेंटिव की तरह समझेंगे और इकोनॉमी का वेल-बीइंग होगा। He suggested that income could rise by so much that tax revenue might increase. कह रहा है आप ऐसा करो, टैक्स के रेवेन्यू को कम करो तो आपका मतलब आप टैक्स के अमाउंट को कम करो तो आपका टैक्स का रेवेन्यू बढ़ेगा। बोला ना यहाँ पे देखो, he suggested that income could rise by so much that tax revenue might increase despite the lower tax rate। भले ही आप टैक्स के रेट कम ले रहे हो, because the cut in tax rate was intended to encourage people to increase quantity of labor they supplied। कह रहा है भैया अगर हम
चेक करें कि अगर टैक्स का रेट कम हो जाएगा तो लेबर की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भैया टैक्स रेट अगर कम होगा तो लेबर की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि टैक्स रेट जैसे जैसे कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो लेबर को पैसे क्या मिलेंगे, लेबर को पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ये हम पीछे सीख चुके हैं। तो लेबर को पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो लेबर की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। द व्यू ऑफ लेफर एंड रीगन बिकम नोन एज सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। फिर इसको क्या बोला गया, लेबर की सप्लाई बढ़ रही है क्योंकि, तो इसको बोला गया सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिस्ट कंटिन्यू टू डिबेट लेफर्स एग्रीमेंट। कह रहा है भैया डिबेट चलती रही लेफर्स के आर्गूमेंट के ऊपर, लेफर्स आर्गूमेंट के ऊपर डिबेट चलती रही। Many believe that subsequent history refuted Laffer's conjecture that lower tax rate would raise tax revenue। भाई लेफर के व्यू को इन्होंने मतलब थोड़ा सा मतलब परफेक्ट नहीं समझा, तो फिर बोलते हैं Many believe that subsequent history refuted Laffer's conjecture that lower tax rate would raise tax revenue। उनको ऐसा मतलब उनको लगा नहीं कि लोअर टैक्स रेट टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा देंगे। Yet because history is open to alternative interpretation, other economists view the events of the 1980s as more favorable to the supply siders। तो भैया कह रहा है भैया हिस्ट्री तो ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन देती है, पास्ट में जाओगे तो आपको मल्टीपल चीज़ें नजर आएगी। तो कहता है अदर इकोनॉमिस्ट व्यू द इवेंट्स ऑफ 1980s एज मोर फेवरेबल टू सप्लाई साइडर्स। उन्होंने देखा कि 90s 80s में भाई फेवरेबल थे सप्लाई साइडर्स के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। टू इवेल्युएट लेफर्स हाइपोथेसिस डेफिनेटली वी वुड नीड टू रीरन हिस्ट्री विदाउट द रीगन टैक्स कट एंड सी इफ टैक्स रेवेन्यू वुड हैव बीन हायर और लोअर। कह रहा है आप रीगन टैक्स कट को भूल जाओ और आप हिस्ट्री में चेक करो। ठीक है ना भाई, तो देखते हैं कि भैया क्या चेक करो, सी इफ टैक्स रेवेन्यू वुड बी हायर और लोअर। आप चेक करो कि टैक्स रेवेन्यू कब हायर है और कब लोअर है। अनफॉर्चुनेटली दैट एक्सपेरिमेंट इज इम्पॉसिबल। अब वो जानना तो बड़ा ही मुश्किल था। सम इकोनॉमिक्स टेक एन इंटरमीडिएट पोजीशन ऑन दिस इशू। इंटरमीडिएट पोजीशन का मतलब है कुछ इकोनॉमिक्स टैक्स से एग्री भी थे और कुछ इकोनॉमिक्स टैक्स के खिलाफ भी थे। ठीक है ना, कुछ इकोनॉमिक्स ने भैया बोला कि भैया टैक्स को कम कर दो। ठीक है ना भाई, मतलब उनका ओपिनियन ये था, कुछ मतलब ऐसे कह रहे थे कि ठीक है टैक्स कम भी कर दो या फिर टैक्स बढ़ा दो, तो कुछ ऐसा ओपिनियन नज़र आ रहा था। ठीक है ना, इंटरमीडिएट बीच में थे कहीं वो, कि टैक्स को बढ़ाए या टैक्स को घटाए। दे बिलीव दैट वाइल एन ओवरऑल कट इन टैक्स रेट नॉर्मली रिड्यूसेस रेवेन्यू। कह रहा है अगर ओवरऑल कट होगा टैक्स रेट में तो रेवेन्यू तो कम होएगा। देखो अब बड़े समझने वाली बात है, मैं लेफर कर्व भी आपको यहाँ पे शो करूंगा। कह रहा है दे बिलीव दैट वाइल एन ओवरऑल कट इन टैक्स रेट नॉर्मली रिड्यूसेस रेवेन्यू। भैया अगर टैक्स का रेट कम कर दोगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा। ठीक है ना, सम टैक्स पेयर में ओकेजनली फाइंड देमसेल्फ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लेफर कर्व। बड़े ध्यान से देखना सुनना, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। दे बिलीव दैट वाइल एन ओवरऑल कट इन टैक्स रेट नॉर्मली रिड्यूसेस रेवेन्यू। अब देखते हैं यहाँ क्या बोला जा रहा है, अगर टैक्स रेट कम होगा तो रेवेन्यू हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो लेफर कर्व की इस वाली साइड को चेक करो, यहाँ से अगर पीछे आ रहे हैं तो भैया अगर टैक्स रेट यहाँ पे अगर पीछे आ रहे हैं, कम हो रहा है, तो आप ध्यान से देखो गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है। तो उनको लगेगा वो लेफर कर्व की गलत साइड में तो नहीं है कहीं। आगे चेक करते हैं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, a tax cut is more likely to raise tax revenue if cut applies to those taxpayer facing the highest tax rate। फिर लेफर कर्व के दिखाता हूं। कह रहा है जो टैक्स रेट ज्यादा दे रहे हैं, मतलब इस वाले जोन की बात हो रही है, यहाँ पे टैक्स रेट का अमाउंट देखो बढ़ चुका है ना काफी इस जोन में। तो कह रहा है भैया जो हाईएस्ट टैक्स दे रहे हैं वहां अगर टैक्स कम करोगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। मतलब अगर आप यहाँ की तरफ टैक्स कम करोगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होगा, टैक्स के थ्रू आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये बात बोली जा रही है। मतलब अगर आप यहां से पीछे चलते हो तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहां रीड करते हैं। इन एडिशन लेफर्स आर्गुमेंट मे बी मोर कंपेलिंग फॉर कंट्रीज
with much higher tax rate than United States। कह रहा है जो इसका लेफर्स का जो बात है वो जिन कंट्री में टैक्स रेट ज़्यादा है वहाँ पे तो भैया कम करना समझदारी है। इन स्वीडन इन अर्ली 1980s फॉर इंस्टेंस द टिपिकल वर्कर मतलब एक यूजुअल वर्कर फेस्ड अ मार्जिनल टैक्स रेट ऑफ अबाउट 80%। सच अ हाई टैक्स प्रोवाइड सब्सटैंशियल डिसइंसेंटिव टू वर्क। इतना ज़्यादा टैक्स है तो लोग काम नहीं करेंगे। स्टडीज हैव सजेस्टेड दैट स्वीडन वुड हैव इंडीड रेज मोर टैक्स रेवेन्यू इफ इट हैड लोअर इस टैक्स रेट। स्टडीज ने ये बोला अगर स्वीडन अपने टैक्स के अमाउंट को कम कर लेता तो वो ज़्यादा रेवेन्यू कमा पाता। ठीक है ना, ये केस स्टडी पूरी लेफर कर के कंसेप्ट पे ही चल रही है। आगे कहता है इकोनॉमिस्ट डिसएग्री अबाउट दीज इश्यूज इन पार्ट बिकॉज देर इज नो कंसेंसस अबाउट द साइज ऑफ रिलेवेंट इलास्टिसिटीज। कंसेंसस का मतलब कोई कॉमन एग्रीमेंट नहीं है किसके बारे में, अबाउट द साइज ऑफ रिलेवेंट इलास्टिसिटीज। आगे क्या कहता है द मोर इलास्टिक सप्लाई एंड डिमांड आर इन एनी मार्केट। अब देखो कितनी अच्छी बात बता रहा है, कह रहा है अगर डिमांड और सप्लाई इलास्टिक है द मोर टैक्सेस डिस्टॉर्ट बिहेवियर। डिस्टॉर्ट बिहेवियर का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर डिमांड सप्लाई इलास्टिक होंगे तो आउटपुट के अंदर फॉल ज़्यादा आ जाएगा, है ना। यही बोला जा रहा है कि इलास्टिसिटी पे सब डिपेंड करता है। एंड मोर लाइकली इट इज़ दैट अ टैक्स कट विल इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू। और ऐसे केसेस में अगर आप टैक्स कट करोगे तो आपका टैक्स का रेवेन्यू बढ़ेगा। देर इज़ नो डिबेट हाउएवर अबाउट जर्नल लेसन हाउ मच टैक्स रेवेन्यू द गवर्नमेंट गेन और लूजेस फ्रॉम अ टैक्स चेंज कैनॉट बी कंप्यूटेड जस्ट बाय लुकिंग एट द टैक्स रेट। भाई कितना गेन हुआ कितना खोया गवर्नमेंट ने वो टैक्स रेट से नहीं पता लगेगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ टैक्स चेंजेस अफेक्ट्स पीपल बिहेवियर। वो डिपेंड करता है कैसे लोगों के बिहेवियर में उसका इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है जी, कंक्लूजन क्या कह रहा है देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव यूज द टूल्स डेवलप्ड इन प्रीवियस चैप्टर टू फर्दर अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेस। वन ऑफ द 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस्ड इन चैप्टर 1 इज दैट मार्केट्स आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। पता ही है हमें, प्रिंसिपल बता रहा है कि मार्केट बढ़िया तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करती है। In chapter 7, we use the concept of producer and consumer surplus to make this principle more precise। फिर हमने चैप्टर 7 में देखा कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस ताकि प्रिंसिपल हमें और अच्छा समझ आए। Here we have seen that when the government impose taxes on buyers and sellers of the good, society lose some of its benefit of market efficiency। टैक्स लगने से भैया कुछ बेनिफिट खत्म हो जाते हैं मार्केट एफिशिएंसी के, क्योंकि लोग आउटपुट कम बनाते हैं। Taxes are costly to market participant not only because taxes transfer resource from those participant to the government। Taxes costly है market participants मतलब consumer और producers के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि गवर्नमेंट उनका कुछ सरप्लस ले लेती है, बट ऑल्सो दे ऑल्टर इंसेंटिव्स एंड डिस्टॉर्ट मार्केट आउटकम, क्योंकि वो मार्केट आउटकम को भी डिस्टॉर्ट करती है क्योंकि उससे आउटपुट क्या बनता है, कम बनता है टैक्स के लगने की वजह से। द एनालिसिस प्रेजेंटेड हेयर एंड in chapter 6 should give you a good basis for understanding the economic impact of taxes, but this is not the end of the story। Microeconomists study how best to design tax system, including how to strike right balance between equality and efficiency। ये हम सब समझ ही चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है भैया, बैलेंस बनाना चाहती है किसके बीच में, इक्वालिटी और एफिशिएंसी के बीच में। ये सब हम पीछे सीख चुके हैं। ठीक है जी। Macroeconomists study how taxes influence overall economy and how policymakers can use tax system to stabilize economic activity and to achieve more rapid economic growth। So as we continue your study of economics, don't be surprised when subject of taxation comes up yet again। तो घबराना मत, वापस ये मुद्दा उठ जाएगा टैक्स का। So thanks for watching my video। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके 9891 156969 पर। थैंक यू वेरी मच।